नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। अयोध्या से बड़ी खबर, आज रामनगरी पहुंचेंगे बीजेपी के मुख्यमंत्री। बीजेपी के मुख्यमंत्री पत्नियों के साथ रामनगरी पहुंचेंगे। सुबह 9:30 बजे अयोध्या पहुंचने का जो सिलसिला है वो शुरू होगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज रामनगरी पहुंचेंगे और रामलला के दर्शन करेंगे, हनुमानगढ़ी जाएंगे। काशी के बाद अब अयोध्या से संदेश देने की बारी है, क्योंकि इससे पहले काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन के समय तमाम जो मुख्यमंत्री हैं वो मौजूद थे वाराणसी में। अब वो सीधे आपको बता दें कि अयोध्या में हैं और अयोध्या पहुंचेंगे। अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगे, हनुमानगढ़ी जाएंगे, अपनी पत्नियों के साथ वो आएंगे और 9:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब ये सिलसिला शुरू होगा धीरे धीरे आने का तमाम मुख्यमंत्रियों का। तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज रामनगरी पहुंचेंगे। रामनगरी अयोध्या में पूजा अर्चना करेंगे। आज बीजेपी के तमाम मुख्यमंत्री आपको अयोध्या में नजर आएंगे। तो बीजेपी के मुख्यमंत्री अकेले नहीं, अपनी पत्नियों के साथ वो आएंगे और 9:30 बजे का लगभग समय बताया जा रहा है जब ये सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज रामनगरी पहुंचेंगे। राघवेंद्र शुक्ला हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। राघवेंद्र, क्या जानकारी मिल रही है? अयोध्या में आज बीजेपी के तमाम मुख्यमंत्री नजर आएंगे और वो भी अपनी पत्नियों के साथ। पूरा कार्यक्रम क्या है आज मुख्यमंत्रियों का, विस्तार से बताएं। निश्चित तौर पर भाजपा शासित 10 राज्यों के मुख्यमंत्री, जिसमें कर्नाटक है, त्रिपुरा है, गोवा है, मध्य प्रदेश है, ये सभी मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। इसके साथ ही भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी कुछ ही देर में यानी करीब 9:30 बजे वाराणसी से जो है वो निकलना शुरू हो जाएंगे। कुछ फ्लाइट है, कुछ जो है हेलीकॉप्टर है, कुछ जो है खुद निजी प्लेन है, यानी 3 जगह जो है हेलीपैड बनाए गए हैं। एक पुलिस लाइन में, दूसरा अयोध्या एयरपोर्ट पर और तीसरा सरयू होटल के सामने अयोध्या में। तो कुल मिलाकर ये 3 हेलीपैड तैयार किए गए हैं, जिसमें से 10 मुख्यमंत्री, 2 डिप्टी सीएम, 1 महापौर जो मुंबई के हैं और इसके अलावा खुद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचेंगे। सभी एक साथ यहाँ पर हनुमानगढ़ी का दर्शन करने का उनका पूरा प्रोग्राम है। रामलला का भी वो दर्शन करेंगे। इसके अलावा राम की पहड़ी का जो निर्माण कार्य हुआ है, जगह पर दीपोत्सव मनाया जाता है, उस राम की पहड़ी पर पहुंचेंगे और इसके अलावा सरयू नदी पर भी वह जाएंगे, वहां भी वह आचमन करेंगे। तो करीब 2.5 से 3 घंटे का पूरा कार्यक्रम है अयोध्या भ्रमण का, अयोध्या दर्शन करने का। इसके अलावा वह यहाँ पर जो है राम जन्मभूमि निर्माण समिति का कार्य करा रही है। राम जन्मभूमि में आखिर कितना निर्माण हुआ है, कितना अभी शेष बकाया है, इसके लिए वो लार्सन एंड टर्बो के जो इंजीनियर हैं उनके साथ वह प्रेजेंटेशन लेंगे, जानकारी लेंगे कि आखिर राम मंदिर निर्माण की प्रगति क्या है, किस लेवल पर है। सीधे वह यहाँ से रवाना होंगे पंचशील होटल के लिए और होटल से ही साथ वह लखनऊ के लिए वापस रवाना होंगे। देर रात तक पुलिस अधिकारियों ने जो ब्रीफिंग की अपने मातहतों के साथ, खुद डी स्पेशल जोन एसएन सावत रात में पहुंचे थे और सारे अधिकारियों को ब्रीफिंग की हुई थी। रूट डाइवर्ट आज पूरे अयोध्या में रहेगा, चूंकि एक बड़ा प्रोग्राम है और सबसे खास टिका कि जब 10 मुख्यमंत्री एक साथ अयोध्या में होंगे तो कहीं ना कहीं इसका 2022 चुनाव पर भी सीधा असर पड़ेगा। बिल्कुल, 2022 के चुनाव पर असर पड़ेगा और तमाम मुख्यमंत्री क्योंकि पहुंचेंगे अयोध्या, तो हर कोई अयोध्या पर ही नजर टिकाए रखेगा कि आज अयोध्या कैसी नजर आएगी। फिलहाल मुख्यमंत्री क्योंकि पहुंचेंगे अयोध्या और यहाँ पर हनुमानगढ़ी के दर्शन करेंगे, रामलला के दर्शन करेंगे, तो तैयारियां कैसी हैं राघवेंद्र? कैसे सजाया गया है पूरे अयोध्या को और हनुमानगढ़ी को खासतौर पर? बिल्कुल, देखिए अयोध्या में स्वागत अभिनंदन को लेकर जो स्थानीय राजनेताओं ने होर्डिंगों से पाट दिया है पूरा अयोध्या। और अयोध्या में खास कि जब भी कोई मेहमान आता है तो उसका स्वागत अभिनंदन शायद इसी तरह ही किया जाता है कि जब भी अयोध्या पहुंचे तो सबसे पहले जो यहाँ के साधु संत हैं उनका स्वस्ति वाचन करें, मंत्रों द्वारा उनका स्वागत करें। वैदिक ब्राह्मणों को लगाया गया है कि जब वह हनुमानगढ़ी और रामलला का दर्शन करने पहुंचे तो जो वेद पढ़ाई करने वाले छात्र हैं, ब्राह्मण हैं, वह सभी वैदिक मंत्रोच्चारण से उनका स्वागत करें। तो काफी तादाद में कुछ साधु संतों को और यहाँ के जो विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, वेद पढ़ने वाले लोग हैं, उन सबको वहां पर बुलाया गया है। इसका अभी मैंने बताया कि होर्डिंगों से पूरा शहर पाट दिया गया। तो अयोध्या के अंदर जो आने वाले रास्ते हैं, चाहे वह एयरपोर्ट से अंदर आने वाले हो,
चाहे वो नया घाट से अंदर आने वाले हो या होटल पंचशील पुलिस लाइन के आसपास की जो भी एरिया है, उन सब रास्तों पर होर्डिंगे लगा दी गई हैं और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तथा भारत भाजपा शासित 10 राज्यों के जो मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं उन सबके स्वागत अभिनंदन की बातें और श्लोक लिखा गया और फिर से कहा गया है कि काम दमदार मोदी सरकार, योगी सरकार के स्लोगन लगाए गए हैं। तो एक तरफ जो मैंने अभी कहा कि 2022 पर सीधा असर पड़ेगा, वही राम मंदिर की बात की जाए, राम मंदिर का निर्माण और 10 राज्यों के जो मुख्यमंत्री अयोध्या पहुंच रहे हैं, इसका असर कहीं नहीं 2022 ही नहीं बल्कि 2024 में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, कुछ सीधी तस्वीर हम दिखा रहे हैं दर्शकों को हनुमानगढ़ी से, और यहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए तमाम जो श्रद्धालु है वो पहुंच रहे हैं हनुमानगढ़ी की। ये सीधी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। राघवेंद्र, जब मुख्यमंत्री अपनी पत्नियों के साथ पहुंचेंगे हनुमानगढ़ी और रामलला दर्शन करेंगे, तो जो नॉर्मल वहां की जो जनता है वहां को क्या इजाजत दी जाएगी जाने की, इसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है? जो दर्शक अभी हमें सुन रहे हैं, कौन कौन से रूट डाइवर्ट किए गए हैं, क्या प्रोटोकॉल्स हैं? बिल्कुल, देखिए अंशिका, एक मुख्यमंत्री का प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल का भी पालन प्रशासन को कराना और अपने आप में एक बड़ी चुनौती तब है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोक वोकल का एक मंत्र वाराणसी में था। सभी मुख्यमंत्रियों को चूंकि अयोध्या आना है और अयोध्या के बारे में, यहाँ की संस्कृति के बारे में, यहाँ के व्यापार के बारे में और यहाँ के विकास के बारे में समझना है, तो इन तमाम मुद्दों पर जाहिर है कि जिस तरह का से प्रधानमंत्री का मंत्र लोकल फॉर वोकल का है, उसमें मुख्यमंत्री यहाँ के लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन चूंकि एक मुख्यमंत्री का प्रोटोकॉल होता है, प्रशासन भी पूरी तैयारी कर रखा है, खुफिया एजेंसियों से लेकर चाहे वह पीएसी, पैरामिलिट्री, सीआरपीएफ, आरएएफ, सिविल पुलिस के जवानों की बात की जाए, इन सबको तैनात रहने के लिए कहा गया है। कोई बड़ा प्रोटोकॉल न टूटने पाए, लोग उनके पास उनसे बात कर सकें, उनको अगर कोई सामान लेना चाहते हैं तो सामान भी खरीद फरोख्त कर सकते हैं, लेकिन उनसे बहुत ही नजदीक कोई ना पहुंचने पाए, ऐसी व्यवस्था प्रशासन की तरफ से की गई। दूसरी चीज, अयोध्या के डाइवर्जन की बात की जाए तो उदिया पब्लिक चौराहे से लेकर नया घाट तक जाने वाले मार्ग पर सभी कमर्शियल गाड़ियों को फिलहाल रोक दिया गया है। परिक्रमा मार्ग से ही वह अंदर प्रवेश कर सकेंगे। बाहरी गाड़ियों को पूर्णतया जो प्रतिबंधित कर दिया गया, वह अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगी। साथ ही अयोध्या के जो प्रमुख मार्ग हैं या जो प्रमुख मंदिर हैं, उनके आसपास भी जो है कमर्शियल वाहनों जाने पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया गया है। एक मिनट में एक साथ सभी मुख्यमंत्री रवाना होंगे अपनी अपनी हवाई पट्टी से और सीधे वह एक होटल में पहुंचेंगे। उस होटल में ब्रेकफास्ट करने के बाद राम जन्मभूमि के लिए ठीक है राघवेंद्र, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो वही उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के लिए मंगलवार का दिन खास रहा है। जिले के पड़ाव स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय भाजपा शासित राज्यों के 12 मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और उनकी पत्नियां पहुंची थी, जहां सभी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 63 फीट ऊंची प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर शीश नवाया। साथ ही गदिवार और उकेरे उनके जीवन चरित्र का दर्शन किया है। इस दौरान भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय के मार्ग पर आने का हमें सौभाग्य मिला। हम सभी लोग यहाँ से प्रेरणा लेते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय हमारी विचारधारा के विचारक भी थे, संगठक भी थे और राजनेता भी थे। आमतौर पर ऐसा बहुत कम होता है कि किसी नेता में ये तीनों खूबियां हों। सभी मुख्यमंत्रियों के साथ और हमारे सभी उप मुख्यमंत्रियों के साथ मुझे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के स्मारक पर आने का सौभाग्य मिला। हम सब लोग यहाँ से प्रेरणा लेते हैं। हम सब जानते हैं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हमारे राजनीतिक दल जो आज भारतीय जनता पार्टी है और शुरू में ये भारतीय जनसंघ थी, इसके एक तरीके से प्रमुख नेता के रूप में और जिन्होंने स्थापना काल में पार्टी को अखिल भारतीय बनाया, ऐसे हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी से हम करोड़ों कार्यकर्ता प्रेरणा लेते हैं। हम जानते हैं कि दीनदयाल उपाध्याय जी हमारे विचारधारा के विचारक भी थे, संगठक भी थे और राजनेता भी थे। बहुत कम ऐसा होता है कि किसी नेता में तीनों खूबियाँ हों। उनमें वो तीनों खूबियाँ थी। वो उन्होंने हमारे विचारधारा को एक विचार दिया, एकात्म मानववाद को उन्होंने प्रतिष्ठापित किया और साथ ही साथ हम
जन नेता के रूप में कैसे हमें काम करना चाहिए, इसकी भी हमको उनसे प्रेरणा। खबर लखनऊ से, जहां यूपी नंबर 1 अभियान का शुभारंभ आज से है। सीएम योगी आदित्यनाथ अभियान का शुभारंभ करेंगे। सुबह 11 बजे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यक्रम होगा। तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस अभियान का शुभारंभ करेंगे और लगभग बताया जा रहा है 11 बजे के बाद का समय जब इस अभियान का आगाज होगा। सुबह 11 बजे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। तो यूपी नंबर 1 अभियान का आज शुभारंभ है। अश्विनी द्विवेदी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, क्या जानकारी मिल रही है इस अभियान को लेकर जिसकी शुरुआत आज मुख्यमंत्री करने वाले हैं, यूपी नंबर 1 अभियान? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री एक कार्यक्रम, एक अभियान जिसको शुभारंभ करने वाले हैं, नंबर 1 जिसको नाम दिया गया। निश्चित तौर पर इस दौरान आज मुख्यमंत्री लोगों से अपील करेंगे कि तमाम सेक्टर्स हैं जिसमें उत्तर प्रदेश आगे व्यवस्था कर सकता है उसको आगे लाया जाए। साथ ही साथ कोविड काल के टाइम में देखा गया उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा था, उसके बावजूद भी जो व्यवस्था उत्तर प्रदेश ने की और कोविड पर जो कंट्रोल पाया, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इसी का एक अभियान का हिस्सा था। लेकिन अभियान अब शुरू होने जा रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर व्यवस्थाएं बेहतर हो रही है और अन्य राज्यों से अब जो बराबरी करें तो काफी चीजों में आगे निकल चुका है। इस चीजों को लेकर के एक अभियान शुरू होगा, इसको इसका नाम यूपी नंबर 1 दिया गया है। इसका शुभारंभ आज मुख्यमंत्री होकर अभियान करेंगे। इस कार्यक्रम में कौन कौन मौजूद रहेगा और इसका उद्देश्य क्या है इस कार्यक्रम का? निश्चित तौर पर देखा गया जब उत्तर प्रदेश में 2017 में भाजपा की सरकार बनी थी, उसके बाद जो देश के प्रधानमंत्री थे उन्होंने उत्तर प्रदेश पर काफी फोकस किया था। उन्होंने अपनी तमाम योजनाएं केंद्र की थी, जो ओडीओपी से लेकर के तमाम अन्य योजनाएं, महिलाओं को आगे बढ़ाने की तमाम योजनाएं थी जिनको लेकर के काम किया था, जिसका उत्तर प्रदेश ने भी अनुग्रहण किया था और आगे किया। निश्चित तौर पर उसी को आगे बढ़ाना है। तमाम जो सेक्टर्स हैं इसमें उत्तर प्रदेश बेहतर कर रहा है और बेहतर कर सकता है, चाहे से वो स्वच्छता सर्वेक्षण हुआ था हाल ही में, उत्तर प्रदेश के तमाम जिले थे वो अग्रणी रहे थे। निश्चित तौर पर एक बार फिर चीजों को लेकर के इस अभियान का शुभारंभ हो रहा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसमें मौजूद रहेंगे। जी चलिए ठीक है अश्विनी, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का शीतकालीन सत्र आज से शुरू होगा। ये 17वीं विधानसभा का आखिरी और इस साल आहूत चौथा सत्र होगा। सत्र के पहले दिन विधानसभा की कार्यवाही सदन के पूर्व अध्यक्ष सुखदेव राजभर और देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और 11 अन्य सैन्य अफसरों और कर्मियों को श्रद्धांजलि देने के बाद स्थगित कर दी जाएगी। तो वहीं 16 दिसंबर को वर्तमान वित्तीय वर्ष का दूसरा अनुपूरक बजट, अगले वित्तीय वर्ष का अंतरिम बजट और 2022 से 23 के शुरुआती 4 महीनों के लिए लेखानुदान प्रस्तुत किया जाएगा। तो बेहद ही महत्वपूर्ण है और बड़ी बात तो यह है कि सबसे पहले श्रद्धांजलि दी जाएगी सीडीएस जनरल बिपिन रावत को और 11 अन्य सैन्य कर्मियों को। उत्तर प्रदेश विधानसभा के सत्र की तैयारियां पूरी हो गई हैं। हमने सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस की एक बैठक ली है और कार्य मंत्रणा समिति की बैठक भी अभी हुई है। उस बैठक में हम लोगों ने कल का एजेंडा तय किया है, परसों का भी किया, 3 दिन का एजेंडा बनाया है। लेकिन पहले दिन सदन में सेना के सर्वोच्च अधिकारी जिनका हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया था, हमने जिन्हें खो दिया है, उन पर हमारा सदन शोक व्यक्त करेगा। इसी के साथ उत्तर प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष रह चुके श्री सुखदेव राजभर अभी तक इसी सदन में थे, उनका निधन हो गया, उन पर भी हम शोक व्यक्त करेंगे। अश्विनी हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अश्विनी, आज शीतकालीन सत्र की शुरुआत है और ये सत्र बहुत ही ज्यादा अहम है क्योंकि आखिरी सत्र है सरकार के कार्यकाल का। ऐसे में बहुत सारी चीजों को इसमें पेश किया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि कम समय में ज्यादा काम कर लिया जाए। बिल्कुल, उत्तर जो 17वीं विधानसभा है उसका अंतिम सत्र है। साथ ही साथ योगी सरकार का जो विधान मुख्यमंत्री रहे, उसकी कैबिनेट है, उनका अंतिम ये मौका होगा जब विधानसभा में एक साथ बैठेंगे। निश्चित तौर पर देखना होगा कि आखिर क्या विशेष रहेगा सत्र में, क्योंकि जो आज का कार्यक्रम है वो इस प्रकार कुछ है कि जो तमाम सीडीएस समेत तमाम जो सैनिक शहीद हुए थे उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। साथ ही साथ सुखदेव जो थे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष थे, उनको श्रद्धांजलि देने के बाद विधानसभा जो है वो स्थगित कर दिया। जो कल का कार्यक्रम विशेष है, कल अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। साथ ही साथ जो अगले वर्ष वित्तीय वर्ष का अंतरिम बजट है वो पेश किया जाएगा। निश्चित तौर पर इस दौरान देखने वाला होगा कि सरकार
अंतिम समय है जब सरकार विधानसभा चुनाव में जा रही है, उससे पहले विधानसभा सत्र होना, इसमें ऐसे में क्या कुछ कर सकती है जिससे कहीं ना कहीं जो जनता है उनके फेवर में आ जाए। निश्चित तौर पर जो आशंकाएं लगाई जा रही है वो अनुपूरक बजट है, तमाम जो योजनाएं चल रही है उत्तर प्रदेश के अंदर उनके लिए लाई जाएगी। साथ ही साथ किसानों और महिलाओं को लेकर के कुछ ऐसे चीजें लाई जा सकती है जिनका विरोधी चाह कर भी विरोध न कर सके, क्योंकि जो विपक्ष है वो चाह रहा है कि सरकार कुछ ऐसा कुछ बजट लाने की, ऐसा कुछ लाने की कोशिश करे जिसका विरोध किया जा सके। लेकिन सरकार भी चाहती है कि ऐसी चीजों को पटल पर रखा जाए जिनको विपक्ष को भी साथ देना, चाहे किसानों से जुड़े मुद्दे हों या फिर महिलाओं सुरक्षा से या महिलाओं से जुड़े मुद्दे हों। निश्चित तौर पर इसको लेकर के हंगामा होने के पूरे आसार है, क्योंकि विपक्ष किसी भी तरह नहीं चाहेगा कि सरकार कुछ बेहतर कर पाए जिससे 2022 में जब चुनाव हो तो उसको फायदा मिल पाए। अब ये कल देखने वाला होगा कि अगर विपक्ष अपना रोल किस तरह से अदा करता है। हालांकि जब सर्वदलीय बैठक उस दौरान सभी पार्टियों की सहमति बनी थी कि जो सत्र है उसको बाकायदा चलाया जाएगा, उसमें किसी भी तरह का हंगामा नहीं किया जाएगा। हालांकि लेकिन ये हर साल होता है, जब सत्र होता तब किया जाता है, लेकिन सत्र के दौरान देखा जाता है कि इस तरह से हंगामा किया जाता है। जी चलिए ठीक है अश्विनी, आप बने रहिए हमारे साथ, हम आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का लखनऊ दौरा आज है। विधानसभा चुनाव को लेकर प्रियंका का अहम दौरा है। अमेठी दौरे को लेकर भी प्रियंका गांधी तैयारी करेंगी। प्रियंका गांधी भी राहुल गांधी के साथ अमेठी जाएंगी, क्योंकि बहुत जल्द राहुल गांधी अमेठी जाने वाले हैं और ऐसे में प्रियंका गांधी भी राहुल के साथ अमेठी जाएंगी। तो आज लखनऊ दौरा है और कई मायनों में इस दौरे को खास माना जा रहा है। अश्विनी हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। अश्विनी, प्रियंका गांधी के दौरे को लेकर क्या जानकारी मिल रही है? कहां कहां जाएंगी प्रियंका गांधी और उनके दौरे के मायने क्या हैं? बिल्कुल, प्रियंका गांधी एक बार फिर लखनऊ आ रही है। यहीं से पूरी उत्तर प्रदेश की राजनीति वो कर रही है। तमाम जिलों के जो दौरे होते हैं वो भी यहीं से वो नियत करती है कि कहाँ जाना। निश्चित तौर पर अमेठी को लेकर काफी चर्चा हो रही कि इस बार जो है अमेठी को लेकर के प्रियंका गांधी काफी साझा और फोकस कर रही है। राहुल गांधी भी लगातार उस पर फोकस कर रहे हैं और अब प्रियंका और राहुल दोनों अमेठी जाएंगे, क्योंकि अमेठी और रायबरेली एक तरीके से कहा जाता है और जो दल पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रही। हालांकि इस बार जो राहुल गांधी को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन अब एक बार फिर वहां पर एक्टिव होते लोग दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि अगर बात करें कार्यक्रमों की तो जब प्रियंका गांधी ने महिलाओं को लेकर के जब तमाम घोषणाएं की थी उसके बाद वो एकदम शांत पड़ गई थी, कहीं भी नहीं दिखाई पड़ती। एक बार फिर वो एक्टिव हो रही हैं। तमाम जो पार्टी नेता है उनके साथ बैठक होगी। कल की बात करें, कल तमाम जो विधानसभा का टिकट मांग रहे थे उन लोगों का इंटरव्यू हुआ था, उन लोगों का बाकायदा बुलाया गया था। आज उन्हीं की समीक्षा प्रियंका गांधी करेंगे कि आखिर किस विधानसभा में किसको टिकट दिया जाए। साथ ही साथ महिला आरक्षण को लेकर 40% की बात कही थी। अगर किसी विधानसभा क्षेत्र से एक महिला का सिर्फ आवेदन आता है तो निश्चित तौर पर सबसे ज्यादा पहले उस पर विचार कैसे किया जाए, इन तमाम चीजों को लेकर क्या चर्चा होगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अश्विनी। तो वहीं आपको बता दें कि देश विदेश में कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन धीरे धीरे अपने पैर पसार रहा है। कोरोना संक्रमण के नए वेरिएंट के खिलाफ टीकाकरण एक महत्वपूर्ण हथियार है। ऐसे में यूपी की योगी सरकार प्रदेशवासियों को जल्द से जल्द टीका कवच देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए यूपी में टीकाकरण की रफ्तार को बढ़ाने पर सरकार जोर दे रही है। प्रदेश सरकार के प्रयासों के सफल परिणाम मंगलवार को देखने को मिले हैं। दूसरे प्रदेशों की तुलना में अब तक 18 करोड़ से ज्यादा टीकाकरण यूपी देश में पहले पायदान पर है, जिसमें पहली डोज 11 करोड़ 95 लाख से ज्यादा है और 6 करोड़ 4 लाख से ज्यादा दूसरी डोज दी जा चुकी है। यूपी में 18 करोड़ के पार पहुंचा वैक्सीनेशन का आंकड़ा। रिकॉर्ड वैक्सीनेशन पर सीएम योगी ने जो ट्वीट किया है ये हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। उन्होंने किया है कि पीएम के मार्गदर्शन में रिकॉर्ड वैक्सीनेशन हुआ है। 18 करोड़ से भी ज्यादा टीके लगाने वाला यूपी पहला राज्य बन गया है। 18 करोड़ से ज्यादा लोगों को सुरक्षा कवच दे चुके हैं। 6 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की दोनों ही डोज लग चुकी है। आप भी अवश्य लगवाएं टीका जीत का। खबर नोएडा से, जहां केके भड़ाना पर जानलेवा हमला। खोड़ा नगर पालिका के पूर्व ईओ है केके भड़ाना। नगर पालिका चेयरमैन के देवर पर हमले का आरोप है। साथियों के साथ केके भड़ाना पर जानलेवा हमला किया गया। हमले में केके भड़ाना के सिर में गंभीर चोट लगी है। सूत्र बताते हैं नोएडा में एक पार्टी के दौरान केके भड़ाना पर हमला हुआ है। तो रीना भाटी जी जो चेयरमैन है खोड़ा की, उनके देवर योगेश भाटी
उनका एक भतीजा है मोहित भाटी, उनका ड्राइवर विजय यादव, और उनके साथ रहता है लोनी का हिस्ट्री सीटर बदमाश है अनिल जाट, और उनके साथ 15-20 उनके परिवार के और जो भी बदमाश टाइप के एलिमेंट पहले से ही उनके साथ रहते थे, वो सभी लोग आए और मेरे ऊपर जो है उन्होंने जानलेवा हमला कर दिया और मुझे पर ज़ोर ज़ोर से अवैध असलहे लहराते हुए गाली गलौज करनी और मारना पीटना शुरू किया। मुझे बचाने के लिए श्री संतराम बढ़ाना जी, गजेंद्र बंसल जी और जो भी वहाँ मौजूद थे वो लोग आए और वो मुझे करीबन 20 से 25 मिनट तक मेरे साथ इसी तरह मारपीट भी करते रहे और असलहे मेरे मुंह में और उनमें लगाते रहे। तो रीना भाटी जी के भड़ाना जो कि हमारी नगरपालिका खोड़ा नगरपालिका का पूर्व ईओ रहा था, तो पहले भी उसने काफ़ी बार बदतमीजी कर रखी है मेरे साथ में, लेकिन इस वक्त उसने हद ही कर दी। तुरंत निकलते हुए मुझे कमेंट करता है और मैंने कमेंट का जवाब देते हुए मैंने उससे बोला, मैंने कहा ऐसा है के भड़ाना जी, मेरे से बदतमीजी मत करना, ठीक है, और मुझसे दूर रहना बिल्कुल। तो मैंने जो उंगली करी है उस उंगली को उसने तुरंत ही पकड़ के और एकदम मुझे धक्का दिया। मेरे पीछे मेरी पीए खड़ी थी, इनको धक्का लगा और तुरंत ही मेरे भाई ने फिर उसको धक्का दिया, तो एकदम पिस्टल की बट निकालकर उसने तुरंत मेरे भाई की नाक पर मारी है। तो एक अधिकारी का मतलब इतना मनोबल बढ़ रहा है, मुझे समझ में नहीं आता कि एक महिला के साथ में इतनी बदतमीजी वो इंसान करता है। काफ़ी बार उसने कमेंट्स पास किए मेरे लिए बहुत भद्दे, लेकिन मैंने कितनी बार उसकी शासन को भी प्रशासन को भी कितनी बार उसकी शिकायतें दी है, लेकिन इस वक्त तो उसने हद ही कर दी है और झूठा केस बनाने के लिए अपने चोट मार के और रिपोर्ट करवाने के लिए वो भी गया हुआ है। लेकिन मैंने भी यहाँ सेक्टर 24 नोएडा में मैं भी अपनी शिकायत लिखवाने आई हूँ, भाई को लेकर आई हूँ जिसके चोट आ रखी है, चक्कर आ रहे हैं उसको, और अभी उसको भी मैं एडमिट कराती हूँ। पति जो है संतराम भड़ाना जी, उनके यहाँ रिसेप्शन में गए थे और ये रिसेप्शन से वापस आ रहे थे, इनके साथ अकेले ड्राइवर था और कोई नहीं था, और उनके फिर 25-30 लोगों ने आके इन पे हमला किया है। सबसे आगे जो है चेयरमैन का जो देवर है योगेश भाटी, उन्होंने इनके मुंह पे मारा है और उनके माथे पे बहुत चोट है, पसलियों में भी बहुत चोट लगी है। और मेरा 3 साल का छोटा सा बेटा है, एक 14 साल की बेटी है, 10 साल की। मुझे इन लोगों से बहुत डर है, अपनी जान का और अपने बच्चों की जान का भी खतरा है। तो मैं इसलिए मेरी वो मांग है कि इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। मेरे पति को इन्होंने मारने की कई बार चेष्टा की है, ये पहला नहीं अटेम्प्ट है, ये कई बार इनकी गाड़ी भी साइड से टच करवाई है, कई केस हुए हैं। पति गेस्ट के बीच में मारपीट हुई है, उसमें एक जो थे वो पहले खोड़ा नगर पालिका में ईओ के पद पे थे, आजकल वो संभवतः गुलावटी जनपद बुलंदशहर में पदस्थापित हैं। वो पहले यहाँ पे जो खोड़ा में तैनात थे, उस समय यहाँ की जो चेयरपर्सन हैं उनके बीच में कुछ विवाद है और उस विवाद के क्रम में ही ये मारपीट हुई है। हम लोग दोनों तरफ से तहरीर आई है, उसकी जांच कर रहे हैं और जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो की जा रही है। तो गेस्ट के बीच में मारपीट हुई है, उसमें एक जो थे वो